now midpoint. Z1 and Z2 and whose midpoint is Z. Then Z divides Z1 Z2 in 1:1 ratio. तो by use of section formula Z equal to Z1 plus Z2 by 2. सेक्शन फॉर्मूला में अगर ये m/n होता था सेक्शन फॉर्मूला में तो m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 बाई m प्लस n, तो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1 इंटू Z2 प्लस 1 इंटू Z1 बाई 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट. अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है Z, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 बाई 2. ये आसानी से मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं. सेंट्रोइड, अगर कोई ट्रायंगल है, ये है Z1, ये Z2, ये Z3, और कोई ये मान लेते हैं Z0 है जो इसका सेंट्रोइड है. सेंट्रोइड मीन्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस इन ए ट्रायंगल. तो सेंट्रोइड फाइंड करना है, तो सेंट्रोइड हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3. मीन्स जिस टाइप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है ना उसी टाइप से ये हो जाएगा. तो अगर सेंट्रोइड फाइंड करना है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, ये सेंट्रोइड हो जाएगा. नेक्स्ट है इफ ये Z1 Z2 Z3 if Z1 Z2 Z3 are the vertices of an equilateral triangle. वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. अगर Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है तो ये एंगल होगा पाई बाई 3, और ये एंगल भी होगा पाई बाई 3, और ये एंगल भी होगा पाई बाई 3. अब रोटेशन के कॉन्सेप्ट से इस डायरेक्शन अगर लेते हैं, ये डायरेक्शन लेते हैं तो फाइनल होगा ये, मीन्स लिख सकते हैं ना. और तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड लेंथ इक्वल होगा, तो Z3 माइनस Z1 बाई इनिशियल है Z2 माइनस Z1 इक्वल टू e टू दी पावर i पाई बाई 3, ये हो जाएगा. और दूसरा कॉन्सेप्ट से अगर ये डायरेक्शन लेते हैं ये चीज, तो Z1 माइनस Z2 बाई फाइनल इनिशियल कितना हो जाएगा Z3 माइनस Z2 इक्वल टू e टू दी पावर i पाई बाई 3. तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वेट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वेट कर सकते हैं. तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 इक्वल टू Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2, ये हो जाएगा. ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z3 माइनस Z1 इंटू Z3 माइनस Z2 इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ Z2 माइनस Z2 है ना, और इस पर इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा Z3 का स्क्वायर माइनस Z3 माइनस Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 इक्वल टू माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2. अब एक Z1 Z2 कटेगा तो यहाँ पे एक Z1 Z2 बचेगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर, और ये तीनों राइट साइड जाएगा तो ये बन जाएगा Z1 Z2 2Z1 Z2 माइनस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3,
ये हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेगा तब एक कंडीशन है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल शो करने के लिए। एक क्वेश्चन इस पे है, इफ Z1 Z2 Z3 represents the vertices of a triangle ABC represent the vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle ABC। अगर Z1 Z2 Z3 किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड if Z0 be the circumcenter, Z0 be the circumcenter of the triangle, then prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to 3Z0 square। बस ये क्वेश्चन है कि Z1 Z2 Z3 किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और Z0 उसका सर्कमसेंटर है, तो प्रूव करना है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होता है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है कि जो उसका सेंट्रोइड है वही उसका सर्कमसेंटर होगा, वही उसका ऑर्थोसेंटर होगा। मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे पॉइंट्स सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर सब एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मतलब यहाँ पे Z0 सर्कमसेंटर है और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वही Z0 सेंट्रोइड भी रिप्रेजेंट करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और सर्कमसेंटर सेम चीज होता है, तो Z0 यहाँ पे सर्कमसेंटर वही सेंट्रोइड ही होगा। और हम लोग के पास सेंट्रोइड फाइंड करने का फॉर्मूला है ना, सेंट्रोइड होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, तो यहाँ से Z0 फाइंड कर सकते हैं। तो Z0 इज सर्कमसेंटर एंड सेंट्रोइड दोनों हो जाएगा, इसलिए सेंट्रोइड से फाइंड कर सकते हैं। Z0 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, ये हो जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 3Z0। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 इक्वल टू 9Z0 स्क्वायर। अब यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो प्रॉपर्टी था ये था कि Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 इसका वैल्यू था Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 9Z0 का स्क्वायर। अब 2 + 1 3, तो 3 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 9Z0 का स्क्वायर। तो फाइनल हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 का स्क्वायर। 9 यहाँ 3 है ना, डिवाइड करेंगे तो ये प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। तो एक चीज क्लियर है कि अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो क्वाड्रिलेटरल में एक स्क्वायर अगर होता है, स्क्वायर जिसका सर्कमसेंटर Z0 होता है, तो स्क्वायर का सर्कमसेंटर मतलब एक ऐसा सर्कल जो स्क्वायर के चारों वर्टिसेस से क्रॉस करेगा, उसका अगर सेंटर Z0 है तो यहाँ पे ट्रायंगल के लिए 3 हो जाएगा, और अगर क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो 4 हो जाएगा। तो एक हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं इसको।
तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है कि अगर स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है जिसका चारों वर्टेक्स ये Z0, Z1, Z2, Z3, Z4 एक ऐसा सर्कल क्रॉस कर रहा है जिसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, इसका सेंटर अगर Z0 है, इसका सेंटर का Z0 है, तो इसको लिख सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ Z0 स्क्वायर। इसी चीज को, ये तो स्क्वायर था, इसी चीज को अगर रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, अगर रेगुलर पॉलीगॉन होगा n साइड का तो Z1, Z2, Z3, Z4 डॉट Zn होगा, जिसका सर्कम सेंटर अगर Z0 है, सर्कम सेंटर Z0 है, इसको जनरलाइज कर सकते हैं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Zn स्क्वायर, ये होगा n टाइम्स ऑफ Z0 स्क्वायर। ये आराम से इसको लिख सकते हैं। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर Z0 एंड रेडियस R। एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर में जिसका सेंटर Z0 है और रेडियस R है। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, Z माइनस Z0 का मॉड इक्वल टू R। Z माइनस Z0 का मॉड इक्वल टू R का मतलब एक इक्वेशन सर्कल है जिसका सेंटर Z0 है, रेडियस R है, बस ऐसे। अच्छा, अब फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ Z1, Z2 एज द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। Z1, Z2 अगर डायमीटर का एंड पॉइंट है तो उस सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं एक सर्कल है जिसका ये दोनों पॉइंट ये मान लेते हैं Z1 है, ये मान लेते हैं Z2 है, और यहाँ पे अगर कहीं भी Z लाई करेगा, यहाँ पे कहीं भी अगर Z लाई करेगा तो यहाँ पे राइट एंगल बनाता है ना सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में ऑलवेज राइट एंगल बनता है। तो ये Z है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। Z माइनस Z1 एक साइड है, Z माइनस Z2 एक साइड है, तो लिख सकते हैं Z माइनस Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर। Z माइनस Z1 का मॉड मतलब ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये कंडीशन हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लोकस ऑफ Z। लोकस ऑफ Z इफ आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 इक्वल टू अल्फा। अगर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2 इक्वल अल्फा है तो Z का लोकस क्या होगा, Z का लोकस क्या होगा, ये देखना है। तो अगर मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है और Z माइनस Z1, ये मान लेते हैं कि Z1 है और ये मान लेते हैं Z2 है, और कहीं भी अगर Z होगा, Z तो कहीं भी हो सकता है, देखते हैं कि Z अगर यहाँ है तो इसको ये दोनों पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये एंगल अगर अल्फा है, तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 फाइनली Z माइनस Z1 बाई Z माइनस Z2,
जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू, अगर ये जेड है तो जेड वन जेड टू, इसका आर्गुमेंट अगर अल्फा है, इसका आर्गुमेंट अगर अल्फा है तो जेड कहाँ पर लाई करेगा, मतलब आर्गुमेंट मतलब दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो जेड कहाँ पर लाई करेगा, जेड अगर यहाँ भी आ जाएगा, जेड अगर यहाँ भी आ जाएगा तो भी यही कंडीशन होगा कि जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा। एक अगर अल्फा कांस्टेंट एंगल है तो ये जेड कहाँ लाई करेगा, एक सर्कल के पार्ट पर, एक सर्कल पर लाई करेगा। इसका मतलब जेड का जो लोकस होगा ना, एक पार्ट ऑफ सर्कल होगा, एक पार्ट ऑफ सर्कल होगा जिसका जेड1 जेड2 इस सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा लिखा रहे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन बाई जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा, तो लोकस ऑफ जेड इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ जेड इज ए पार्ट ऑफ सर्कल, ये हो जाएगा पार्ट ऑफ सर्कल का लोकस। बस याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में रहेगा इक्वल टू अगर अल्फा रहेगा, कोई भी एंगल कांस्टेंट रहेगा, कोई भी एंगल अगर कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ से ये क्लियर होगा कि ये जो जेड होगा उसका लोकस एक पार्ट ऑफ सर्कल होगा। अब है जेड माइनस जेड वन का मॉड प्लस जेड माइनस जेड टू का मॉड इक्वल टू के है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसका लोकस फाइंड करना है। देन लोकस क्या होगा, तो फर्स्ट में तो जैसे इलिप्स में ये पढ़ा जाता है कि PS1 प्लस PS2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ S1 S2 इलिप्स के दोनों फोकस होता है S1 S2, तो PS1 प्लस PS2 वो किसी पॉइंट से दोनों फोकस के डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, और वो जो कांस्टेंट होता है वो दोनों फोकस का डिस्टेंस से ग्रेटर होता है, तभी इलिप्स का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो लोकस होगा ना, ये इलिप्स होगा कब, व्हेन k इज ग्रेटर देन, जब k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगा किससे, Z1 माइनस Z2 का मॉड, मतलब k का जो वैल्यू है वो Z1 Z2 का डिस्टेंस से ग्रेटर होगा, तब ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर k इक्वल टू, अगर k इज लेस देन Z1 माइनस Z2 होगा, तो जो k का वैल्यू है वो ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस से भी कम होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट है, ये है Z1, ये है Z2, और कोई पॉइंट P अगर ये रख लेते हैं P, तो P माइनस ये अगर Z है तो Z माइनस Z1 का डिस्टेंस प्लस Z माइनस Z2 का डिस्टेंस, तो ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड का ग्रेटर होता है। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से लेस है, जो इसमें हो रहा है, तो k का जो वैल्यू है, k क्या है, ये दोनों का सम, k का वैल्यू ये थर्ड साइड ना Z1 माइनस Z2, इससे अगर लेस है तब तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि Z कहीं भी लाई करेगा वो दोनों का सम कम से कम कितना हो सकता है, Z1 माइनस Z2 हो सकता है, उससे कम तो नहीं होगा। अगर उससे कम होगा तो ये किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो इसका जो लोकस होगा वो एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट या फिर नो लोकस, नो एनी पॉइंट, नो लोकस। तो k अगर लेस देन होगा तो नो लोकस। लेकिन थर्ड में अगर k का वैल्यू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा, मीन्स Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड, ये दोनों का सम इसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब Z ये दोनों के लाइन सेगमेंट पर ही लाई करने लगेगा, ये इस लाइन Z1 Z2 की जो लाइन है उसी पे लाई करेगा। अगर Z यहाँ पे आ जाएगा, Z अगर यहाँ पे आ जाएगा तो Z माइनस Z1 का सम प्लस Z माइनस Z2 का सम इक्वल टू Z माइनस Z2 का सम, ये पूरा आ जाएगा। ये कब होगा, व्हेन लोकस क्या होगा, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट, लोकस इज लाइन सेगमेंट, तो लोकस का लाइन सेगमेंट हो जाएगा जो Z1 Z2 को ज्वाइन कर रहा है। तो ये याद रखना है कि Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू k है। अगर k का वैल्यू Z माइनस Z2 का मॉड से ग्रेटर होगा तभी ये रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इक्वल आ जाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होगा। लेकिन अगर लेस देन होगा तो नो लोकस, कोई भी लोकस नहीं बन पाएगा। मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 का
मॉड इक्वल टू के है अगर, तो ये किस टाइप से हो गया, ये किस टाइप से है कि ये है Z1, ये है Z2 और ये मान तो कोई पॉइंट P है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, तो Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 का मॉड, तो दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस होता है, दो साइड का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा, तो ये अगर फुलफिल होगा तो ये कंडीशन होता है हाइपरबोला का, ये कंडीशन होता है हाइपरबोला का, मीन्स इसका जो लोकस होगा, लोकस ऑफ Z इज, लोकस ऑफ Z फर्स्ट में जो k है, जो डिस्टेंस k है, k जो होगा वो इन दोनों का सम है, तो k लेस होना चाहिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का, तो जब k का वैल्यू k क्या है, ये दोनों का साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होगा, तो k जब लेस हो जाएगा थर्ड साइड से तब ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को, क्योंकि हाइपरबोला का डिफिनेशन में होता है PS1 माइनस PS2 इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ये पॉसिबल होना चाहिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, तभी ये हाइपरबोला का डिफिनेशन होता है, तो k अगर लेस देन होगा Z1 माइनस Z2 का डिस्टेंस से तब ये हाइपरबोला होगा, अगर k इक्वल टू आ जाएगा Z1 माइनस Z2 का, k इक्वल टू अगर आया Z1 माइनस Z2 का, तब क्या होगा कि Z1 माइनस Z2 के आगे ना यहाँ पे Z लाई करेगा, तब हो जाएगा Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 का मॉड, ये होगा Z1 माइनस Z2 क्योंकि ये बाहर लाई करेगा, अगर ऐसा हुआ तो, या फिर Z अगर इधर लाई करेगा, तो Z माइनस Z2 का मॉड माइनस Z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू Z माइनस Z2, ये होगा, तब इसका लोकस हो जाएगा टू रेज मतलब लाइन सेगमेंट, या तो ये वाला रे होगा या तो ये वाला रे होगा, इसके आउटसाइड Z1 की इधर आउटसाइड या Z2 इधर आउटसाइड ये होगा, और उसमें लिस्ट में क्या हो रहा था फर्स्ट वाला कंडीशन में ये Z1 Z2 लाइन सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पे रे होगा, रे क्या होता है कि एक साइड फिक्स होता है, एक साइड एरो होता है जो इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसमें टू रेज हो जाएगा, सॉरी। और थर्ड में अगर k का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, Z1 माइनस Z2 से, तो k का वैल्यू, k क्या है, ये दोनों का साइड का सम का डिफरेंस, तो दो साइड का सम का डिफरेंस थर्ड साइड से हमेशा लेस होता है, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रेटर हो गया तो नो लोकस, इसमें आ जाएगा नो लोकस, एम्प्टी सेट, इसमें कोई लोकस नहीं होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम, ओके, तो डी मोवर्स थ्योरम में इफ n is any integer, then if n is any integer then cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n, अगर n कोई इंटीजर है तो cos थीटा प्लस i sin थीटा के पावर n को लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, बस यही है डी मोवर्स थ्योरम। इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, e के पावर i थीटा, इसके पावर n है, तो e के पावर i n थीटा, पावर का पावर पर इंटू होता है ना, अब e के पावर i n थीटा है तो इसको लिखेंगे cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, बस यही है डी मोवर्स थ्योरम। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसका मॉडुलस r है, आर्गुमेंट थीटा है, इसका पावर n करना है, तो इसको डी मोवर्स थ्योरम से लिख सकते हैं कि r टू दी पावर n, और थीटा तो इंटू हो जाता है ना, पावर n है तो पावर यहाँ इंटू हो जाएगा आर्गुमेंट में, तो अब r टू दी पावर n इंटू n, और ये n थीटा हो जाएगा इसका आर्गुमेंट, अगर पावर n है तो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा n थीटा, बस यही चीज है। अभी क्वेश्चन देखते हैं इस पे,
सिंप्लीफाई करना है cos 2 थीटा प्लस आई sin 2 थीटा टू द पावर 3 इंटू cos 3 थीटा माइनस आई sin 3 थीटा टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा टू द पावर -5 इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा टू द पावर 8। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर 2 से इंटू है तो 2 ऊपर पावर में इंटू हो जाएगा, और इसको लिखते हैं e टू द पावर 2 से इंटू 6 e के पावर हो जाएगा आई 6 थीटा, ये हो गया पावर आई 6 थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये जो माइनस है, ये माइनस अगर थीटा में ही माइनस देते हैं तो cos -3 थीटा cos 3 थीटा होगा, लेकिन sin -3 थीटा ये हो जाएगा माइनस sin 3 थीटा। तो ये माइनस जब भी होता है ये माइनस पावर में चला जाएगा, तो एक तो पावर माइनस जाएगा +2 हो जाएगा, और पावर 3 भी जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो होगा e टू द पावर आई 6 थीटा। इसके लिए भी e टू द पावर एक तो माइनस जाएगा और एक 3 थीटा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सकते हैं, यहाँ तो प्लस ही है तो 4 ऊपर जाएगा तो e टू द पावर हो जाएगा 4 × 20 -20 e के पावर माइनस आई 20 थीटा 20 हो जाएगा, और ये चीज़ ये होगा यहाँ पे बस थीटा है तो 8 थीटा, तो ये e के पावर में आई 8 थीटा ये होगा। अब सबका पावर में टर्म में आ गया ना, तो ये 20 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 20 + 6 + 6 तो 32 माइनस 8 तो 32 - 8 ये हो जाएगा 24, तो e टू द पावर 24 आई थीटा, e टू द पावर 24 आई थीटा लिख सकते हैं cos 24 थीटा प्लस आई sin 24 थीटा। ये हो गया आंसर। Okay, next question. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if z equal to cos theta plus I sin theta, if z equal to cos theta plus I sin theta, then show करना है कि z to the power 2n plus 1 by z to the power 2n minus 1 equal to minus I cot n theta। तो z to the power 2n है तो इसका पावर 2n होगा, और z को लिख सकते हैं e to the power I थीटा, z को लिख सकते हैं e to the power I थीटा, तो ये हो जाएगा e to the power I 2n 2n है ना, 2n थीटा प्लस 1 बाई e to the power I 2n थीटा माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं cos 2n थीटा प्लस आई sin 2n थीटा प्लस 1, ये होगा cos 2n थीटा प्लस आई sin 2n थीटा माइनस 1 ऐसे। तो अब इसको लिखेंगे 1 प्लस ये 1 प्लस cos 2n थीटा प्लस आई sin 2n थीटा बाई, अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 2n थीटा माइनस 1, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos 2n थीटा प्लस आई sin 2n थीटा ये हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, ये 1 प्लस cos 2n थीटा है तो 2 cos स्क्वायर n थीटा प्लस आई, और sin 2n थीटा है तो इसको लिखेंगे 2 sin n थीटा इंटू cos n थीटा, और डिवाइड में माइनस ऑफ और 1 माइनस cos 2n थीटा को लिखेंगे 2 sin स्क्वायर n थीटा प्लस आई 2 sin n थीटा इंटू cos n थीटा।
बाद ऊपर से cos n थीटा 2 cos n थीटा कॉमन लेंगे, ऊपर से 2 cos n थीटा कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2 cos n थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। और डिवाइड में अगर कॉमन लेंगे, डिवाइड में कॉमन लेंगे माइनस, डिवाइड में कॉमन लेंगे -2 sin n थीटा, -2 sin n थीटा कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा sin n थीटा और माइनस i cos n थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये cos n थीटा बाई sin n थीटा, ये बन जाएगा cot n थीटा माइनस cot n थीटा। अच्छा अब क्या करते हैं, ऊपर में तो ऊपर में cos n थीटा प्लस i sin n थीटा है, डिवाइड में यहाँ से i से इंटू करेंगे और i से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में i से इंटू करते हैं, ये हो जाएगा i sin n थीटा और i से इंटू करेंगे तो i इसका -1 और फिर से एक माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस i प्लस हो जाएगा cos n थीटा हो जाएगा। तो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा और cos n थीटा प्लस i sin, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, ये बचेगा -i cot n थीटा, ये होगा -i cot n थीटा, ये बचेगा।